रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक अनोखी और पावरफुल फिगर है, जो पुरुषों की दुनिया में महिला राज की एक मिसाल है। 13वीं सदी में जब वह गद्दी पर बैठी, वह दिल्ली पर सुल्तान के तौर पर पहली और इकलौती महिला थी। उनका गद्दी पर बैठना एक रेवोल्यूशनरी एक्ट था, पेट्रियार्कल सक्सेशन के पुराने नियमों से हटकर। जिस मोमेंट उन्होंने पावर संभाली, रजिया ने खुद को प्रोएक्टिव और केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया। उन्होंने सल्तनत की गवर्नेंस को सुधारने की कोशिश की, अपने सब्जेक्ट्स के साथ सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश की, सबको न्याय मिले यह सुनिश्चित करने की कोशिश की। उन्होंने ट्रेडिशनल वेल छोड़ा, मैस्कुलिन अटायर अपनाई, दिल्ली की सड़कों पर हाथी पर सवारी की, एक विजिबल कमांडिंग प्रेजेंस। ये एक्शंस आम जनता को पसंद आए, लेकिन पावरफुल टर्किक नोबिलिटी के लिए यह अनसेटलिंग था। नोबल्स का यह इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, जिसे अक्सर 40 कहा जाता था, वे एक महिला शासक को अपनी अथॉरिटी और ट्रेडिशंस के लिए अनएक्सेप्टेबल अफ्रंट मानते थे। उनकी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज ने उनका रिजेंटमेंट और गहरा किया। टर्किक नोबल्स के बीच डिस्कंटेंट एक कांस्टेंट अंडरकरंट था। वे थ्रोन के पीछे इमेंस पावर का इस्तेमाल करने के आदी थे। रजिया के इंडिपेंडेंट और असर्टिव स्टाइल को वे अपने प्रिविलेजेस के लिए थ्रेट मानते थे। वे एक ऐसे पपेट रूलर की तलाश में थे जिसे वे मैनिपुलेट कर सकें। रजिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मेरिट के आधार पर एक नई लॉयलिस्ट नोबिलिटी बनाने की उनकी कोशिशें टर्किक लिनिएज के बजाय यह उनके इन्फ्लुएंस को कम करने का डिलिब्रेट एफर्ट माना गया। यह सिमरिंग अनहैप्पीनेस जल्द ही बढ़ने लगी। यह अब केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड कंस्पिरेसीज बनकर सामने आई और स्लैंडरस एक्यूजेशंस भी फैलाई गईं। मकसद था उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करना और उनकी पब्लिक इमेज को खराब करना। एक नॉन टर्किक ऑफिसर जमाल उद्दीन याकूत, एक एबिसिनियन आदमी को प्रमोट करना, यह नोबल्स को परफेक्ट एम्यूनिशन प्रदान कर गया उनके सबसे डैमेजिंग कैंपेन को लॉन्च करने के लिए। रजिया के शासनकाल को अल्टीमेटली इनगल्फ करने वाली कंट्रोवर्सी में जमाल उद्दीन याकूत एक सेंट्रल फिगर थे। एक एबिसिनियन या हबशी आदमी, याकूत ने रॉयल कोर्ट में अपना करियर एक एंस्लेव्ड पर्सन की हम्बल पोजीशन से शुरू किया। अपनी डिलिजेंस और लॉयल्टी के दम पर वह धीरे धीरे रैंक्स में ऊपर चढ़े। यह रजिया सुल्तान थीं जिन्होंने उनकी पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें एक सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंस की पोजीशन पर एलिवेटेड किया। उन्होंने उन्हें अमीर-ई-अखूर या मास्टर ऑफ द रॉयल स्टेबल्स के पद पर नियुक्त किया। हालांकि यह टाइटल एक मॉडर्न ईयर को मॉडेस्ट लग सकता है, यह मेडिवल कोर्ट में एक हाईली कवेटेड और इन्फ्लुएंशियल रोल था, जो इसके धारक को न केवल प्रेस्टीज देता था बल्कि मोनार्क तक क्लोज और रेगुलर एक्सेस भी देता था। अमीर-ई-अखूर के रूप में याकूत के ड्यूटीज केवल रॉयल हॉर्सेस को मैनेज करने से कहीं ज्यादा थे। ये पोजीशन उन्हें सुल्तान के डेली लाइफ में एक कांस्टेंट प्रेजेंस बनाती थी। जब भी वह बाहर सवारी करती थी तो उनके ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होती थी। कुछ क्रॉनिकलर्स के अनुसार उनके ड्यूटीज में से एक सल्ताना को उनके घोड़े पर चढ़ने और उतरने में मदद करना था, एक ऐसा टास्क जिसमें उन्हें उनके बहुत करीब रहना पड़ता था। यह प्रॉक्सिमिटी इंटेंस स्क्रूटिनी और गॉसिप का फोकल पॉइंट बन गई। रजिया सुल्तान और जमाल उद्दीन याकूत के रिश्ते का नेचर हिस्ट्री के सबसे डिबेटेड सब्जेक्ट्स में से एक है, जिससे दो प्राइमरी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स सामने आते हैं। पहला, रोमांटिसाइज्ड थ्योरी कि सुल्ताना और उनके मास्टर ऑफ स्टेबल्स के बीच एक सच्चा प्यार था। यह पर्सपेक्टिव क्रॉनिकलर्स और फोकलोर से फ्यूल्ड है और कहता है कि रजिया का याकूत के प्रति फेवर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, उन्होंने उनके सोशल स्टैंडिंग और एथनिसिटी से परे देखा। याकूत का प्रमोशन पर्सनल ट्रस्ट और फॉन्डनेस का एक एक्ट था। लव थ्योरी के समर्थक उनके अनयूजुअली हाई फेवर को सबूत मानते हैं। वे कहते हैं कि टर्किक नोबल्स का गुस्सा पूरी तरह फैब्रिकेटेड नहीं था, यह प्रतिक्रिया थी एक अनसीमली रिश्ते पर उस समय के स्टैंडर्ड्स के अनुसार। नोबल्स ने इस निजी रिश्ते को पॉलिटिकल गेन के लिए एक्सप्लॉइट किया। यह नैरेटिव रजिया की निजी भावनाओं को थ्रोन की डिग्निटी से समझौता दिखाने का टूल बना। यह दर्शाता है कि उन्होंने क्लास लाइंस और रेशियल लाइंस पार प्यार करने की हिम्मत की।
इससे उनका डाउनफॉल और भी ट्रैजिक हुआ। दूसरा, आधुनिक इतिहासकारों के बीच ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी। यह कहता है कि पूरी लव स्टोरी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा थी। रजिया एक श्रूड पॉलिटिकल ऑपरेटर थी और याकूत के साथ उनका रिश्ता प्रोफेशनल और स्ट्रेटेजिक था। टर्किक नोबल्स गिस्ताशॉ चाहलगानी रजिया को सत्ता से हटाने के लिए डेस्परेट थे। वे ओपनली उनकी कॉम्पिटेंस पर चैलेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने स्मीयर कैंपेन का सहारा लिया। इस इंटरप्रिटेशन में याकूत सिर्फ पावर के बड्डे खेल में एक पॉन थे। उनकी लॉयल्टी और नॉन टर्किक स्टेटस ने उन्हें प्रमोट करने के लिए परफेक्ट बनाया। एक इलिसिट रोमांस की कहानी प्रेजुडिसेस पर खेलने के लिए घड़ी गई थी। अबिसिनियन सबऑर्डिनेट के साथ अनुचित रिश्ते का आरोप लगाकर नोबल्स ने रिबेलियन को ऑनर और ऑर्डर बहाल करने के रूप में फ्रेम किया। यह व्यू नैरेटिव को रोमांस नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड कंस्पिरेसी बताता है। रजिया सुल्तान के खिलाफ अफवाहों और आरोपों के लगातार अभियान ने आखिरकार उनके दुश्मनों को कार्रवाई करने का बहाना दे दिया। सिमरिंग डिस्कंटेंट खुली बगावत में बदल गया, जिसका नेतृत्व मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने किया। अल्तुनिया भटिंडा के महत्वाकांक्षी गवर्नर थे, जिसे तब तबार हिंद के नाम से जाना जाता था। अल्तुनिया टर्किक नोबिलिटी के सदस्य थे, एक बार रजिया के बचपन के दोस्त भी थे। उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस और उनके साथियों के बीच व्यापक रिजेंटमेंट। उन्होंने विद्रोह का झंडा उठाया। उन्होंने सुल्ताना की कथित इंडिस्क्रेशंस को अपना औचित्य बताया और याकूत जैसे नॉन टर्क्स के लिए उनकी पसंद को अपने कार्यों का प्राथमिक जस्टिफिकेशन बताया। रजिया ने इंटिमिडेट होने से इनकार किया। उन्होंने पर्सनली अपनी सेना को दिल्ली से भटिंडा तक ले जाने का फैसला किया। दिल्ली, भटिंडा, जमाल उद्दीन याकूत और अपनी लॉयलिस्ट फोर्सेस के साथ। हालांकि यह कंस्पिरेटर्स के हाथों में सीधे खेल गया। राजधानी की रिलेटिव सेफ्टी और अथॉरिटी से दूर वह ज्यादा वल्नरेबल थी। इसके बाद की लड़ाई भयंकर थी, लेकिन सुल्ताना के खिलाफ टाइड मुड़ गया। कंस्पिरेसी उनके अनुमान से कहीं ज्यादा गहरी थी और ऐसा माना जाता है कि कुछ कमांडर्स ने बैटलफील्ड पर उन्हें धोखा दिया। लड़ाई के कैओस के बीच जमाल उद्दीन याकूत की दुखद मौत हो गई। उनकी मौत की सटीक परिस्थितियां डेफिनेटिवली रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन सबसे आम अकाउंट्स बताते हैं कि उन्हें अल्तुनिया के रिबेलियन की फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया और तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया गया। उनकी मौत रजिया के लिए एक डेवस्टेटिंग ब्लो थी, पर्सनली और पॉलिटिकली दोनों तरह से। उन्होंने न केवल एक लॉयल और ट्रस्टेड ऑफिसर खो दिया था, बल्कि मेरिट बेस्ड सिस्टम का प्रतीक भी खो गया था, जिसे उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। विद्रोही नोबल्स के लिए याकूत का एलिमिनेशन एक क्रूशियल विक्ट्री थी, क्योंकि इसने उनके प्रोपेगेंडा कैंपेन के सेंट्रल फिगर को हटा दिया और सुल्ताना को आइसोलेटेड और वीकेंड छोड़ दिया। भटिंडा के किले में कैद रजिया सुल्तान का फ्यूचर बहुत ब्लीक लग रहा था। हालांकि हार में भी उनका तेज राजनीतिक दिमाग काम कर रहा था। एक सरप्राइजिंग और प्रैग्मेटिक मूव, उन्होंने अपने कैप्टर मलिक अल्तुनिया से शादी करने के लिए हाँ कर दी। इस शादी के पीछे के मोटिवेशंस एक हिस्टोरिकल डिबेट है। कुछ इतिहासकार यह एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल अलायंस था। रजिया की यह एक डेस्परेट गैम्बल थी अपनी आजादी और सिंहासन वापस पाने के लिए। अल्तुनिया से शादी करके वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना पावरफुल एलाई बना सकती थी। इससे उन्हें दिल्ली में सत्ता पर एक लेजिटिमेट क्लेम मिल सकता था। अल्तुनिया के लिए भी शादी फायदेमंद थी। इससे उन्हें पूर्व सम्राट के साथ शासन करने की लेजिटिमेसी मिली। एक और दृष्टिकोण, ये ज्यादा पर्सनल भी हो सकता है। कुछ क्रॉनिकलर्स कहते हैं अल्तुनिया लंबे समय से रजिया का प्रशंसक था, शायद बचपन से ही। इस व्यू में उनका विद्रोह पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ पर्सनल चाहत से भी प्रेरित था। मोटिव चाहे जो हो, पॉलिटिकल कन्वीनियंस की शादी थी। एम्बिशन से पैदा हुआ एक यूनियन था या कुछ और पर्सनल था, परिणाम एक नया पावरफुल अलायंस बनना था। रजिया को जेल से रिहा किया गया। रजिया और अल्तुनिया ने तुरंत सेनाएं मार्शल करना शुरू कर दी। वे लॉयल समर्थकों को इकट्ठा करने लगे दिल्ली जीतने के लिए। एक कंबाइंड आर्मी के साथ उन्होंने बहराम शाह को चुनौती देने दिल्ली की ओर मार्च किया।
पर उनके सामने फॉर्मिडेबल फोर्सेस थी। बहराम शाह टर्किक नोबिलिटी के समर्थन से कैथल, हरियाणा के पास मिले। युद्ध डिसाइसिव और ब्रूटल रहा। जो नोबल्स ने रजिया का डाउनफॉल ऑर्केस्ट्रेट किया था, वे अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते थे। रजिया अल्तूनिया की सेना अंततः अक्टूबर 1240 में आउटमैच्ड और हार गई। उनकी हार ने उनके रास्ते का अंत कर दिया। सेना के रेमनेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया। वे कंट्री साइड में शरण लेने मजबूर हुए। उनके अंतिम क्षणों के विवरण अनिश्चित हैं। सबसे मान्य अकाउंट, स्थानीय हिंदू जाटों ने उन्हें पकड़ा और मार डाला। दूसरी वर्जन, बहराम शाह के एजेंट्स ने उन्हें असैसिनेट किया। जो भी सच था, 1240 के अंत में दिल्ली की पहली महिला सुल्तान का जीवन वायलेंट एंड पर खत्म हुआ। उनका 4 साल का शासनकाल समाप्त हुआ, लेकिन उनकी डिफायंस और पावर की कहानी सदियों तक याद रही। रजिया सुल्तान और जमाल उद्दीन याकूत की कहानी इसलिए कायम है क्योंकि यह सिंपल कैटेगराइजेशन का विरोध करती है। पावर, प्रेजुडिस, किंग लॉयल्टी, किंग प्रोपेगेंडा। एक तरफ इसे एक ट्रैजिक लव स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक रानी की कहानी जिसने एक आदमी को उसकी मेरिट्स के आधार पर पसंद करने की हिम्मत की, न कि उसकी स्थिति के आधार पर, केवल एक कोर्ट द्वारा नष्ट होने के लिए जो कन्वेंशनैलिटी के ऐसे ब्रीच को बर्दाश्त नहीं कर सका। यह नैरेटिव, ड्रामा, इमोशन, फोकलोर पॉपुलर कल्चर में इमॉर्टलाइज्ड है। यह रजिया को अपने ही दिल की शिकार के रूप में चित्रित करता है, एक ऐसी महिला जिसके पर्सनल चॉइसेस का उपयोग उसकी पॉलिटिकल रूइन लाने के लिए किया गया था। दूसरी तरफ एक ज्यादा क्रिटिकल हिस्टोरिकल एनालिसिस इस कहानी को स्लैंडर द्वारा पॉलिटिकल असैसिनेशन के एक क्लासिक केस के रूप में प्रस्तुत करता है। कथित रोमांस एक फिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं था। टर्किक नोबिलिटी मलिशियस रूमर बनाते हुए ताकि रिबेलियन जस्टिफाई किया जा सके। आधुनिक इतिहासकार स्रोतों की जांच करते हैं। उन्हें नोबल्स के पॉलिटिकल मोटिवेशंस के सबूत मिलते हैं और रजिया के असर्टिव रूल के खिलाफ गहरा विरोध। डॉक्यूमेंट्स याकूत की ऑफिशियल पोजीशन की पुष्टि करते हैं, लेकिन रोमांस के समकालीन सबूत एब्सेंट हैं। यह कहानी एक इन्वेंशन हो सकती है। इतिहास कुछ मामलों पर फर्म एविडेंस देता है, लेकिन अन्य प्रश्न ओपन छोड़ देता है। रजिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी और केपेबल रूलर थीं। उन्होंने जेंडर नॉर्म्स को चुनौती दी। उन्होंने जमाल उद्दीन याकूत, एक नॉन टर्क, को प्रमोट किया। यह कार्य नोबल्स के लिए एक जस्टिफिकेशन बन गया। ये सॉलिड पिलर्स हैं, फिर भी उनके पर्सनल रिलेशनशिप का ट्रू नेचर स्पेकुलेशन में है। एम्बिग्विटी ही उन्हें टाइमलेस बनाती है। क्या याकूत लॉयल सर्वेंट था या प्रिय साथी? क्या रजिया प्रैग्मेटिक रूलर थी या दिल की वजह से फेटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई? इतिहास डेफिनेटिव आंसर नहीं देता और शायद कभी नहीं देगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा आकार दिया गया नैरेटिव है, जो पीढ़ियों को उन प्रश्नों पर छोड़ देता है जो तथ्य की लाइनों के बीच दबे हुए हैं।